नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति क्या वो सिर्फ एक नाम के हेड हैं या उनके पास असली ताकत भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे संविधान की बुनियाद से जुड़ा है। तो आज हम आर्टिकल 74 के पूरे सफर को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति की शक्ति का असली सच क्या है। अक्सर ये सुनने को मिलता है ना, कि भारत के राष्ट्रपति तो बस एक रबर स्टैंप है, जो भी मंत्रिमंडल ने कहा उस पर बस मोहर लगा दी। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है, या इस पद में इससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले संवैधानिक सवाल को समझेंगे, फिर 1950 के ओरिजिनल आर्टिकल 74 पर नज़र डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे दो बड़े संशोधनों ने खेल को बदल दिया, जिससे हमें राष्ट्रपति की आज की शक्तियों की साफ तस्वीर मिल सकेगी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो बुनियादी संवैधानिक सवाल। देखिए, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच के रिश्ते की पूरी कहानी असल में सिर्फ एक आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमती है। यही वो आर्टिकल है जो दोनों के बीच पावर के नाजुक बैलेंस को तय करता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, एकदम शुरुआत में, साल 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। देखते हैं कि उस वक्त के मूल संविधान में आखिर लिखा क्या था, क्योंकि सारी बहस की जड़ वहीं पर है। तो ये जो आर्टिकल 74 है, ये है क्या असल में? बहुत सिंपल भाषा में, ये संविधान का वो नियम है जो ये बताता है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के साथ मिलकर कैसे काम करेगी। यही आर्टिकल दोनों के बीच पावर के डायनामिक्स को सेट करता है। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ओरिजिनल संविधान कहता था, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, सहायता और सलाह, यानी एड एंड एडवाइज। और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हुई। सवाल ये था कि क्या ये सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी? क्या ये उन पर बाइंडिंग थी? इस पर संविधान में कुछ साफ साफ नहीं लिखा था, और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राष्ट्रपति चाहें तो मंत्रिपरिषद की सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं। फिर आया साल 1976 और इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 42nd संशोधन के साथ इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। इस स्लाइड पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। 42nd संशोधन से पहले सलाह को मानना एक परंपरा थी, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं था। पर संशोधन के बाद इसे साफ साफ और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग बना दिया गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ये टाइमलाइन एक तरह से पूरी कहानी बयां कर रही है। 1950 में अस्पष्टता से शुरुआत हुई। 1976 में सलाह को पूरी तरह बाइंडिंग बना दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1978 में एक और ट्विस्ट आया, और यही ट्विस्ट था 44वां संशोधन। 1978 में आए इस बदलाव ने, कह सकते हैं कि तराजू के पलड़ों को फिर से थोड़ा संतुलित करने की कोशिश की। इसने राष्ट्रपति की भूमिका में एक नया और बहुत ज़रूरी पहलू जोड़ा। तो वो नया पहलू क्या था? वो थी एक बहुत ही खास शक्ति। 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया कि वो किसी भी सलाह को पुनर्विचार के लिए यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत सिंपल है। पहला, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। दूसरा, राष्ट्रपति उस सलाह को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तीसरा, अब मंत्रिपरिषद उस सलाह को दोबारा भेजती है, चाहे उसमें कोई बदलाव किया हो या नहीं। और चौथा, इस बार राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो इस पूरे संवैधानिक उतार चढ़ाव के बाद आज की तारीख में राष्ट्रपति की शक्तियों की फाइनल तस्वीर क्या बनती है? चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और आखिरी नतीजों को देखते हैं। जो लोग यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। पहली बात, राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरी बात, ये 1976 के 42वें संशोधन से साफ हुआ। तीसरी, 1978 के 44th संशोधन ने उन्हें एक चेक दिया, सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति। चौथी, अगर सलाह दोबारा आती है तो सहमति देना जरूरी है। तो आखिर में मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की भूमिका
भूमिका रबर स्टैम्प की तो नहीं है, पर ये सीमित लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विवेकाधीन प्रभाव वाली है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। सोचिए, जब संसद में किसी पार्टी को बहुमत न मिला हो, यानी हंग पार्लियामेंट हो या देश में कोई राजनीतिक संकट हो, तब राष्ट्रपति की ये पुनर्विचार वाली शक्ति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहीं पर संविधान की बातें कागज से निकलकर असली राजनीति में जिंदा हो उठती हैं।